अभी वो सनम के बारे में ही सोच रहा था कि गाड़ी अचानक से रुकी। हादी चौंका, फिर होटल को सामने देखकर रिलैक्स हुआ और होटल के अंदर की तरफ बढ़ गया। वो 2 दिन की फ़्लाइट के बाद पहुंचा था। वो जानता था वो 2 दिन सनम से बात नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उदास ही इतना हो गई थी कि हादी का दिल नहीं हुआ उसे मज़ीद उदास करने का। वो राहदारियाँ क्रॉस करते ये भी सोच रहा था कि आखिर ये क्या हो गया था उसे। एक दिन में कौन सी जादू की छड़ी घुमाई थी उस लड़की ने कि वो उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था। ऐसा क्या हुआ था कि वो ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश करने लगा था। ऐसा क्या हो गया था कि वो उसकी बातों से खौफ महसूस नहीं कर रहा था। यही सब सोचते हुए अपने कमरे तक पहुंचा और जाते ही ढेर हो गया। जब उसकी आँख खुली तो वो पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर टाइम देखा, दोपहर के 4 बज रहे थे और हादी को लगा उसकी आंखें ख़राब हो गई। वो कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी बेखबरी की नींद नहीं सोया था और नींद तो उस पर मुश्किल से 2 घंटे ही मेहरबान होती थी, लेकिन ये आज अचानक कैसे कैसे हो गया। वो इतना सारा टाइम कैसे हो गया। वो फ़ौरन से उठा और फ्रेश होने चल दिया। जब वो फ्रेश होकर निकला तो याद आया सनम से तो बात ही नहीं हुई है। अब वो दोबारा नाराज़ होगी। सनम की नाराज़गी का अंदाज सोचकर आदि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इसलिए आदि ने जल्दी से घर पर फ़ोन किया। दूसरी बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया था और साथ ही ज़ारा बाजी की आवाज़ गूंजी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? ज़ारा बाजी। वो बस इतना ही बोला था। जानता था ज़ारा बाजी उसकी आवाज़ फ़ौरन पहचान जाएंगी और ऐसा हुआ भी। अरे हादी बेटा, तुम पहुँच के खैरियत से? वो शफ़क़त से पूछने लगी। जी। या क्लब से जवाब। अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर लिया, वरना सनम तो खुद लंदन आ जाती। वो घर के हालात बताने लगी। अच्छा क्यों? वो ठीक तो है। वो एकदम ही परेशान होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सनम बेटी, वो मुतमईन से बोली। मैं देती हूँ फ़ोन सनम को। जी ठीक। हादी आराम से बोला। ये ले सनम। बीबी हादी बाबा को फ़ोन। ज़ारा बाजी फ़ोन पकड़ कर कहती फ़ौरन चली गई। वो जो कब से हादी क्लास लेने का इरादा रखती थी, फ़ौरन फ़ोन पकड़ कर सलाम करने। अस्सलाम वालेकुम सनम। रंधिया वही आवाज़ बनाकर बोली। वालेकुम सलाम सनम, तुम ठीक हो? वो उसकी रंधी आवाज़ सुनकर फ़िक्रमंदी से पूछने लगा। और यही तो सनम चाहती थी कि वो उसके लिए फ़िक्रमंद और वो हो गया था। नहीं, मज़ीद रंधी आवाज़ में कहा गया। क्या हुआ है सनम, रो क्यों रही हो? वो तो परेशान ही हो गया। मुझे दर्द हो रहा है। मज़ीद परेशान किया? कहाँ? वो मज़ीद परेशान हुआ। रुको मैं वीडियो कॉल करती हूँ। अब एक हाल समझ आया हादी को और सनम मोहतरमा की तो लॉटरी निकल आई। वो तो दोबारा से हादी को दिल खोल कर देखना चाहती थी और वो बिना बोले ही कॉल कर रहा था। 2 मिनट बाद हादी की वीडियो कॉल आने जो सनम ने फ़ौरन से रिसीव की। सारी चीज़ें एक तरफ दीदार यार, एक तरफ फ़ोन उठते, दूसरी तरफ का मंजर वाज़ेह हुआ। वो एक कुशादा से बेड पर तकिए से टेक लगाए बैठा था। हादी को देखकर साफ मालूम हो रहा था वो अभी नहाकर निकले। बाल माथे पर फैले हुए थे। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज़ अलग थी। सनम कुछ मुख्तलिफ लगा। वो अपना काम इंतहाई मगन अंदाज करने मसरूफ़ थी कि हादी की आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। क्या हुआ? रो क्यों रही थी? कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? वो एक ही सांस में सस्ते सवाल कर गया। कहीं भी नहीं पहुँचते हुए बोली। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? सनम को मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैं नाराज़ हूँ आपसे। बहुत सख्त वाला वो मुंह फुलाकर बोली। आदि की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं नाराज़ हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं? वो हैरान होकर पूछने नहीं लगी। नहीं यार बताओ, नाराज़ क्यों हो? हादी महफूज होता पूछने लगा। आपने कहा था आप रात को बात करेंगे और आपको 2 दिन बाद याद आई है मेरी। वो मुंह फुलाकर कहने लगी। किसने कहा मुझे तुम्हारी याद आई? वो दाढ़ी पर हाथ फेरता पूछने लगा। क्या मतलब आपको मेरी याद नहीं आई? और हंसी होकर पूछने। अरे ये तुम रोने क्यों बैठ जाती हो बार बार? वो उसे छेड़ते हुए पूछने। आप तंग करते हैं इसलिए रोती हूँ। वो झूठी झूठी अपनी आंखें रगड़ते हुए बोली। तुम मुझसे मेरी ही शिकायत कर रही हो? मादाम वो हंसते हुए कहने लगा। हाँ तो क्या गैरों से करूँ अपने लिबास की शिकायत? वो मुंह फुलाकर कहने लगी। क्या मतलब? आदि लज कर पूछने। आप नहीं समझे? वो हैरत से उसे देखकर इस्तफसार कर रही थी। नहीं, वो मजीद मतलब ये कि आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे लिबास से, मैं आपकी शिकायत किसी और से करके अपना लिबास क्यों ख़राब करूँगी? हम दोनों एक दूसरे के हमराज हैं, हम सफ़र हैं, हम राही हैं, शरीक हयात हैं। हम कैसे एक दूसरे की कोई बात भी किसी से कह सकते हैं? जो खुशी होगी वो एक दूसरे के साथ होगी, जो मुश्किल होगी इसमें हम साथ खड़े होंगे और एक दूसरे की शिकायत भी एक दूसरे से करेंगे। अब के वो मुस्कुराई थी और आदि तो यकटक उसे देख रहा था और सोच रहा था ये तो पक्का मुझे अपना दीवाना करके छोड़ेगी। क्या सोच रहे हैं? सनम चुटकी बजाई। हाँ क्या? नहीं कुछ नहीं। वो होश की दुनिया में वापस है। मैं नाराज़ हूँ आपसे। वो दोबारा अपनी बात दोहराने लगी। क्यों? वो सनम को दिलचस्पी से देखते हुए पूछने लगा। आपने कहा था आप रात को फ़ोन करेंगे और आप 2 दिन बाद कर रहे हैं। वो खफकीस कहने लगी। यार देखो, मैं 1-2 घंटे में लंदन कैसे पहुंचा? जब पहुंचा तो किया ना फ़ोन। वो समझाने वाले अंदाज में बोला। तो बता देते, झूठ क्यों बोला? वो दोबारा खुफा हुई। यार तुम जाने को सुनकर इतनी उदास हो गई थी, मैं कैसे बताता? उसकी बात पर सनम खुले दिल से मुस्कुराई। वो उस वाकई उसका हमसफ़र था जो मोहब्बत सिर्फ सानिया के रूप में देखने को मिलती थी, वो अब हादी के रूप में भी नज़र आने लगी थी और इस मोहब्बत का मुकाम बहुत बुलंद था। लेकिन जल्दी से मसनूई खफकीस पूछने लगी। आपका ट्रिप लंबा हो गया है ना? ये भी झूठ कहा है आपने, है ना? हाँ, हादी ने सर इस बात में हिलाया। कब आएंगे फिर? वो खफकी से
पूछने लगी, 1 माह लगेगा मुझे आने में, वो शर्मिंदा से बोला। 1 महीना, सनम ने आंखें फैलाई। फिर कुछ सोच कर मुस्कुराई। ठीक है, जल्दी आ जाए, फिर मैं इंतज़ार करूँगी। ये कहकर वो फ़ोन रख चुकी थी। हादी को तो शदीद हैरानी हुई। कितनी बार घर से बाहर आता, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि वो उसका इंतज़ार करेगा। वो अब जल्द से जल्द अपने तमाम काम निपटाना चाहता था। वो चाहता था वो अब जल्दी से अपनी ज़िंदगी शुरू करे सनम के साथ। हादी का फ़ोन रखते ही सनम हादी के बारे में सोचने लगी। कितना अच्छा इंसान था ना ये, लेकिन फिर इसने ऐसा क्यों कहा कि सब उससे नफ़रत करते हैं। फिर फिज़ा ने ये क्यों कहा था कि हादी कोई फैमिली ने, और सच भी था। एक ज़ारा बाजी के अलावा कोई नहीं था इस घर में जो उसकी माँ, बहन या बाप बनकर मुतारिफ हुआ हो। और ज़ारा बाजी से हादी का कोई खून का रिश्ता नहीं था। वो बस एहतरामन उन्हें बाजी कहता। तो फिर कहाँ है हादी की फैमिली को? उससे ये सोच रही थी कि अचानक से फ़िज़ा के कानों चिढ़ती हुई आवाज़ उसे अपने कानों के आर पार महसूस होती हुई कुकड़ों कुकड़ों को फ़िज़ा चीखती हुई बोली, या अल्लाह बहरा कर देना तुम बस मुझे। सनम दांत पीस कर बोली, यार कब से आवाज़ें दे रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रही। आखिरकार मुझे ये सूझा। फ़िज़ा ने शान ने उचकाए, और मैं बहरी हो जाती फिर क्या होता? सनम तब कब बोली, कोई बात नहीं, एक और डॉक्टर अफोर्ड कर लेते, आपके शौहर नामदार। फ़िज़ा शोखिस बोली, वैसे कहाँ खोई हुई थी, कब से आवाज़ें दे रही हूँ। फ़िज़ा बोली। सनम ने संजीदगी से फ़िज़ा की तरफ देखा और बोली, क्या तुम मुझे कुछ सवालों के जवाब दोगे प्लीज़? हाँ पूछो। फ़िज़ा संजीदा हुई। हादी की फैमिली कहाँ है? फ़िज़ा ने हैरानी से सनम को देखा, फिर बोली, तुम भाई के बारे में जानना चाहती हूँ? हाँ। एक लफ्ज़ जवाब क्यों? एक लफ्ज़ी सवाल, क्योंकि मैं जानती हूँ वो शदीद तकलीफ़ का शिकार होंगे। ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, और मैं नहीं चाहती कि वो मज़ीद तकलीफ़ में आए। वो सच्चाई से बोली, और फ़िज़ा को लगा हर चीज़ में अल्लाह ने बेहतरी रखी होती, बस हम नहीं समझ पाते। अच्छा सुनो, वो ज़िंदगी के चौथे रोज़ से अज़ीज़ तक झेलते आए, मोहब्बतें उनसे रूठ ही रही हैं। ये कहते हुए फ़िज़ा की आंखें भीगने लगी, लेकिन फिर भी हिम्मत करती कहने लगी, हादी भाई को मैं 4 साल की उम्र से देखती आई हूँ। वो फैज़ी के क्लास फेलो थे, और मैं उनसे 2 साल छोटी हूँ। वो दोनों ही एक क्लास में थे, और हादी भाई एक खामोश तरीन बच्चे। वो 6 साल के थे, लेकिन जुमले मुकम्मल तौर पर अदा नहीं कर पाते थे। मैं और फैज़ी तो कज़न थे, बचपन से ही हम मनसूब थे एक दूसरे से, और हम साथ ही होते थे। लेकिन जब पहली दफ़ा मैंने फैज़ को किसी लड़के के साथ देखा, वो लड़का रो रहा था, उसका पूरा वजूद हिचकियों की ज़द में था, और फैज़ी उसे चुप कराने की कोशिशें कर रहा था। उस वक्त तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में जब मैंने पूछा कि वो क्यों रो रहा था, तब मालूम हुआ कि वो बच्चा इसलिए रो रहा था क्योंकि वो 6 साल की उम्र में भी मुकम्मल जुमले नहीं बोल पाता था। आज क्लास के बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, और टीचर ने भी काफ़ी मजाक उड़ाया। वक्त गुजरता रहा, मैं 7 साल की होगी, तब से एक नया तमाशा रोज़ स्कूल के बाहर होने लगा। हर रोज़ उसके बच्चे के अब्बू छुट्टी के वक्त स्कूल के बाहर खड़े होते, और उसके बाहर आती पूरे स्कूल के सामने उस बच्चे को और उसकी माँ को थप्पड़ों और लातों से नवाजते। जब तक सारा मजमा खड़ा होकर उसके मज़े न ले लेता, वो ये तमाशा बंद न करते, और आखिर में घसीटते हुए दोनों माँ बेटे को ले जाते। वो बच्चा जिस वक्त स्कूल में दाखिल होता, उस वक्त से लेकर छुट्टी तक सब उसका मजाक उड़ाते। वो बच्चा अक्सर रोता हुआ पाया जाता, मुझे बहुत तकलीफ़ होती। वो अपनी टूटी फूटी ज़बान में न जाने फैज़ से क्या कहने की कोशिशें करता। मैं छोटी थी, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन फैज़ उसे हर रोज़ ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिशें करता, और रोज़ उसके अब्बू आकर उसकी ज़िंदगी तंग कर। सनम तुम यकीन नहीं करोगे, वो बहुत बुरी तरीके से मारते थे, कभी बेड से, कभी प्लेट से, कभी न जाने किससे। अक्सर उसकी बहन आकर उसे बचाती थी। वो तकलीफ़ से कराता, वो अपनी बहन के पीछे छुप जाता। वो 5 साल बड़ी थी, शिज़ा नाम था उसका, बहुत खूबसूरत, ला की हसीन शहज़ादियों जैसी। वो कभी किसी किस्म के तशद्दुद का निशाना नहीं बनी थी। उसे असजद अंकल गुड़िया कहते थे। वो बचा लिया करती थी अक्सर बीच में आकर। ये तमाशा कुछ 5 सालों तक जारी रहा। फिर अचानक एक दिन वो सब नहीं हुआ जो रोज़ होता आया था। वो सब रुक गया। सभी को हैरत हुई थी। 1 दिन, 2, 3 दिन, और आखिर 2 महीने होने को आए, ऐसा कुछ न हुआ जो होता आ रहा था। उस दौरान मैं फैज़ को दिन ब दिन पिछले दिन से ज़्यादा परेशान देखती। आखिर में मैंने पूछ लिया, आपका दोस्त कहाँ गया फैज़ पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, मैं नहीं जानता। फ़िज़ा न जाने कहाँ गया मेरा दोस्त। फैज़ की लाजी मोहब्बत ही मोहब्बत थी। फिर 1 साल बाद रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, ऐसे में सिर्फ मुझे और फैज़ी को हफ्ते की रात को जाकर फिल्म देखने की इजाज़त, और हम उसका पूरा फ़ायदा भी उठाते थे। हम सेन में इसलिए इस दस्तक पर दोनों चौंक गए। रात के 3 बजे कौन आ? फैज़ उठा और हॉल से देखा कौन है। जब फैज़ी आंखें हॉल से उठाई, तब मैंने देखा फैज़ रो रहा था, और आज जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलने की कोशिशें करता। उस वक्त मैंने पहली बार फैज़ को रोते देखा था, और मैं बहुत बौखला गई थी। फैज़ को यूँ दरवाज़ा खोलते देख कर के रात के इस वक्त वो किसके लिए ऐसे दरवाज़ा खोल सकता है। दरवाज़ा खोलते ही बाहर का मंजर वाज़ेह हुआ। सामने वही बच्चा खड़ा था, पूरा खून में लथपथ, हर जगह खून के निशानात, हर जगह नील कपड़े पूरे खून में भीगे हुए थे। उसकी एक आंख के करीब से खून रस रहा था, जैसे अभी ही लगा हो। फैज़ ने रोते हुए उसे गले लगा लिया, और बार बार उसका चेहरा देखता, फिर कहता, हादी हादी तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए थे मेरी जान? मैंने तुमको बहुत मिस किया, कहाँ नहीं ढूंढा तुमको, कहाँ गए थे, कहाँ गायब थे मेरे भाई?
कर रहा था। फैज़ वो बच्चा की तरफ इशारे करते हुए कह रहा था, हाँ हाँ भाई क्यों नहीं। फैज़ ने जल्दी से उसे घर में लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो फिज़ा तुम अंदर आ जाओ, तो मेरे साथ आओ। वो इस बच्चे को सहारा देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुबह के नाश्ते पर ना ही फैज़ मौजूद था, ना ही आदि भाई। तायाजान से मालूम हुआ कि फैज़ फार्म हाउस चला गया। चूँकि छुट्टियाँ थी तो हैरानी की बात नहीं, लेकिन इस तरह अचानक 2 दिन बाद मुझे फैज़ का फ़ोन आया। उसके बाद साफ मालूम था कि वो थोड़ी देर पहले रोया है। मैं आवाज़ सुनते ही पूछने, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे थे? आवाज़ को क्या हुआ? फिज़ा, सॉरी तुम्हें बिना बताए आ गया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आदि से कोई सवाल हो, कोई इससे पूछे, इसलिए आ गया यहाँ पर। अच्छा फिर कैसे, तुम्हारा दोस्त कहाँ गायब था वो इतना टाइम? फिज़ा, क्या तुम यहीं आ सकती हो? प्लीज़ रात को चले जाना, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। ठीक है मैं आती हूँ, ये कहती मैं तैयार हुई, बाबा को इन्फॉर्म किया और ड्राइवर के साथ फार्म हाउस पहुँची। और जाते ही फैज़ खामोशी से आदि भाई के साथ बैठा नजर आया। मैंने ज़ोर से फैज़ को पुकारा तो उसने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैं दौड़ती हुई वहाँ गई और जाते ही सलाम किया, जिसका जवाब बस फैज़ नहीं दिया। आदि भाई ने तो नज़रें भी नहीं उठाई। आदि मैं आता हूँ, फिज़ा कुछ खिलाकर तुम यहीं बैठो। वो कुछ नहीं बोले। हम आगे बढ़ गए। अंदर जाती मैंने बुलाने की वजह पूछी, जिस पर फैज़ ने कहा, तुम कुछ करो प्लीज़। फ़िज़ा प्लीज़, क्या हुआ, क्या करो? तुम जानती हो कि रात को जो जुमला तुम्हारे सामने अदा किया था, उसके बाद से वो कुछ नहीं बोला। डॉक्टर कहते हैं ये 1 साल से नहीं रोया। इसे रुलाओ, ये शदीद डिप्रेशन में, अगर ना रोया तो इसके दिमाग की नस फट जाएगी। प्लीज़ इससे बात करो, इसको रुलाना है। ये ना रोया तो मैं अपना कीमती एहसास खो दूँगा। प्लीज़। फैज़ ने हाथ ही जोड़ लिए थे मेरे सामने। तुमने बात करने की कोशिश की है इसे? वो 2 दिन से कर रहा हूँ। वो ऐसे वक्त में तुम्हारे पास आया, इससे साफ ज़ाहिर है वो भरोसा करता है तुम पर। वो बोलेगा, हम पूरा 1 हफ़्ता कोशिशें करते रहे, लेकिन कुछ ना हो, बस ज़ख्म भरने लगे थे। फैज़ ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, क्या करें मालूम नहीं यार। एक काम करो तुम, क्या एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारो। तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं मैं फिर क्या बकवास की है। मैं ऐसा कह रही हूँ, ऐसा करो। वो रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फिर छोड़ दो मरने के लिए। मैं तो कभी नहीं छोड़ती अपनी दोस्त को। अगर ये आखिरी रास्ता है तो यही रास्ता है। तुम इसे मरने के लिए छोड़ दोगे? नहीं ऐसे मत बोलो प्लीज़। तुम जाओ, अपने इसे पहले अपने कमरे में ले जाओ, फिर जो कहा है वो करो। फ़िज़ा, जल्द जाओ जल्दी। और ऐसा ही वो आदि भाई को कमरे में ले गया। मैं बाहर थी, वो दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। फैज़ आदि के सामने बैठा और फिर सॉरी कहा। वो कुछ नहीं बोले और फिर एक ज़ोरदार चमाट आदि को मारी। वो फ़ौरन होश में और ज़ोर से चीखने लगे, मुझे बचा लो फैज़, वो मुझे मार देगा, मैं मर जाऊँगा, बचाओ मुझे, बचाओ बचा लो। वो फैज़ गले लगे हुए थे और ज़ोर से चीख मारते। एक 15 साल के बच्चे को ऐसे रोते हुए देखना किसी की आमद से कम नहीं था। वो मुसलसल 4 घंटे तक ऐसे ही रोते रहे। फिर फैज़ की गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और बोले, शुक्रिया भाई। इतने अरसे में वो पहली दफ़ा एक जुमला बिना रुके मुकम्मल कर पाए थे। क्या तुम मुझे बताओगे तुम कहाँ गायब थे 1 साल से? मुझे कुछ वक्त दो प्लीज़, अगर कुछ खाने को दे सको तो मेहरबानी। वो इंतहा की रवानी से बात करते तो साथ साथ हाथ भी मसल रहे थे। सर्दी बहुत ही थी शायद। यार भाई भी बोलते और मेहरबानी भी कहते हो। अच्छा नहीं बोलता, बस तुम प्लीज़ कुछ खाने को दे दो। वो बहुत बेतकल्फ़ी से बात कर रहे थे। इस पर तो फैज़ भी हैरान था, क्योंकि वो हाँ हूँ से ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। हाँ लगवा दूँ, ये कहकर फैज़ उठ के थोड़ी बात खाने के साथ आया। खाने के सामने रख दिया और तुम यकीन करो वो ऐसे खा रहे थे जैसे सालों से भूखे हूँ। मैं और फैज़ तो हैरानी से ये मंज़र देख रहे थे। खाने के बाद हादी ने बस इतना ही बोला, क्या मैं सो जाऊँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, सो जाओ आराम से। ये कहकर फैज़ कमरे से बाहर आ या वो 2 दिन तक सोते रहे। बार बार उठकर बचाओ बचाओ कहते और फिर ठहर जाते। हम दोनों तो हैरान परेशान होकर ये सब देखते रहे। 2 दिन बाद जब वो उठे, फ्रेश हो गए, फिर बोले, फैज़ तुम जानते हो मैं कहाँ हुआ था? नहीं जानते ना, मैं बताता हूँ। मेरा बाप जो आ रही है उसने मुझे बेच दिया। उन्हें मैं इस कदर बुरा लगता था, निकाल देते बेशक। क्या वो रो रहे थे और हम हैरान वो किस अंदाज में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मुझे बेच दिया, मेरी कीमत दी और भूल गए, मुझे दरिंदों के हवाले कर दिया। मुझे वो लोग मुझसे पूरा दिन काम करवाते, मारते पीटते, अपने गंदे कपड़े धुलवाते। सोचो मैं 1 साल तक जुआरी और शराबियों के बीच रहा हूँ। मैं एक काम भूलता, वो 2 दिन तक खाना नहीं देते। वो लोग मुझे गंदी नज़रों से देखते। मैं रोज़ किसी न किसी की मार खाता। तुम जानते हो उन लोगों ने मुझे 2 हफ्ते तक खाना नहीं दिया। मैं इतना मजबूर हो गया कि वहाँ पर पड़ा हुआ कूड़ा खाने लगा जिस पर चूहे चलते थे। चूहे रोज़ मुझे अपनी गज़ा बनाते। मैं चीखता चिल्लाता और वो लोग बाहर खड़े होकर हंसते ज़ोर ज़ोर से। तुम जानते हो फैज़ मौत कैसी होती है? वो हरदम अपने आप को मरते देखना कैसा होता है? कैसा लगता है जब लोग आपकी बेबसी पर हंसे? कैसा लगता है जब आप अपनी धड़कनों से नफरत करने लगो? नहीं तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मैं कि जब लगे मौत बस 1 सेकंड के फासले पर है और अगले सेकंड आप दोबारा खुद को ज़िंदा महसूस करो। आपको मौत आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी लगी। जब ये धड़कनें आपको ज़हर लगें, जब ये सांसें ऐसा कर लगें कि आप इस घर से निजात पाने के लिए तड़पो, लेकिन मौत आपको ना आए। आप सांस तो लो, लेकिन एक बार समझ कर जानते हो मुझ पर कौन कौन सा जानवर रेंगा? सांप, बिच्छू, लाल बेग, छिपकली, किस किस ने मुझे डराया इस अज़ियतनाक कमरे में? जानते हो मैं मर मर कर जी रहा हूँ, मगर ये सांस नहीं रुकती, नहीं रुकती है ये किसी सूरत। तुम जानते हो उन लोगों ने मुझे स्लो पॉइज़न देना शुरू कर दिया था और जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया उस दिन तुम जानते हो मैं कहाँ से भाग कर आया था। तुम जानते हो फैज़ मैं किस तरह यहाँ पहुँचा? मैं रास्ते में कहाँ कहाँ गिरा? मैंने किस तरह सिसक सिसक कर
अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी। मुझे इन शराबी ने गिलास तोड़ने पर मुर्दा खाने में बंद कर दी था। मैं इतना चीखा, लेकिन वक्त के फ़िरौनों को मुझ पर रहम न आया। मैं 2 दिन तक उन लोगों के बीच रहा 2 दिन तक उन लोगों के बीच रहा जो नहीं सुनते। वहाँ कैसी खामोशी, तुम जानते हो। मुझे मेरी आवाज़ से खौफ आ रहा था। मैं तकलीफ़ से कराहता रहा। 2 दिन बाद जब एक और लाश लाई गई तब दरवाज़ा खुला रह गया। मैं इस वक्त बहुत मुश्किलों से भागा। 2 दिन बाद रात के अंधेरे में मैं भाग रहा था। तब तुम जानते हो क्या, वो एक आदमी जो कि मुकम्मल नशे में होता, वो झूमते हुए मेरे पास आया। मुझे किन गलीज़ नज़रों से वो देख रहा। तुम जानते हो वो कितना दर्दनाक था। मैं 15 साल का और मेरी ज़िंदगी किस तरफ जा रही मैं समझने से कासिर। वो आदमी चलता हुआ आया और मुझे पकड़ने लगे। मेरे कपड़े नोचने लगे। मैंने जब खुद को बचाने की लात मारी तो मेरे लागर वजूद की लात उस पर क्या ही असर करती, लेकिन वो शराब के नशे में धुत था, इसलिए वो गिर गया और मैं जिस तरह भाग सकता था भागने लगे। एक बार मैं गिरा भी, जिसकी वजह से मेरी आँख के पास से खून रिसने लगा। मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंचा मैं नहीं जानता। शायद तुम्हारा मुझे एक बार अपना घर दिखाना मेरे इस तरह का माना था। फिज़ा कहते कहते रुकी, अपनी पलकी पलकें उठाई और सनम को देखा, जिसकी आंखों से मोती टूट टूट कर लड़ियों की सूरत बह रहे थे। सनम को देख कर कोई भी जान लेता कि वो हादी के बारे में इतना कुछ जान कर कितनी अजियत मुब्तला हो गई है। जब काफ़ी देर तक फिज़ा कुछ न बोली तो सनम ने अपनी भीगी पलकें उठाई। कहा, फिज़ा मैं सुन रही हूँ। सनम खुद नहीं जानती वो किस दिल से ये बात कह पाई, मगर वो जानती थी, वो जानना चाहती थी हादी की हर चीज़, हर अज़ियत। वो हादी को अपनी मोहब्बत से समेटना चाहती थी। फिज़ा ने दोबारा कहना शुरू किया, फैज़ क्या तुम जानते हो मेरे बाप ने मुझे किस चीज़ के वजह भेजा? मेरा बाप जिस अड्डे पर जाता था, वहाँ एक औरत मेरे बाप को पसंद आ गई। वो भी उन्हें पसंद करती। वो लोग रोज़ रात को घर आते, शराबी पीते और सुबह दोबारा गायब। एक दिन मैं रात को किचन में पानी पीने निकला और यही समझ लो मेरा गुनाह था। वो दोनों शायद शादी करके आए थे और दोनों ही अपनी शादी का जश्न मना रहे थे। वो औरत मेरी माँ बाजी और मुझसे नावाकिफ़ थी, शायद इसलिए जैसे ही मैं पानी पीने वो मुझे अजीब नजर देखने के बाबा से पूछा। वो मुझे हकारत से देखते हुए कहने लगी, नौकर है इस घर का। मैं तो उस वक्त वहाँ से चला गया, लेकिन जिस वक्त मैं स्कूल जाने के लिए बाहर निकला, बाबा अबतर हालत में ज़मीन पर पड़े थे और वो औरत तो जैसे मेरे इंतज़ाम थी। मुझे देखते ही फ़ौरन झपट कर लात और गुस्से से मुझे अधमुआ कर चुकी थी। मैं तो अपने जुमले भी खुद मुकम्मल नहीं कर पाता था। एक दिन पहले बाबा ने मुझे बेड से मारा था। मेरी माँ तो वो मुझे पिट देकर कर कहती है, ये इसी लायक मार डालो इसे, ये मर जाएगा तो हमारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। मेरे बाप तो तैश में आकर और मारता मेरे जिस्म वैसे ही मैं घसीट रहा था। इस पर उस औरत का इस तरह झपटना मुझे अधमुआ कर गया। वो मुझे इतना मारने के बाद पूरा रास्ता घसीटती हुई अपने घर ले गई। 2 दिन बाद जब मुझे होश आता वो मेरे सामने बैठती। उस दिन से वो मुझसे घर का हर काम करवाने लगी। मुझे अपने दिल को तस्कीन पहुंचाने की खूब मारती। वो मेरे बारे में ये जानती कि मैं नौकर हूँ, इसलिए मुझे इतना मारती। क्या नौकर होना इतना बड़ा गुनाह है? मैं तो औलाद था उनके शौहर, एक अनचाही औलाद जो हर पल मरने के लिए पैदा हुई। जिस दिन उस औरत को मालूम कि मेरे बाप की 2 औलादें हैं और वो शादीशुदा है, तो उसने नई रट लगा दी कि अपनी इस बीवी को तलाक दो, जो मेरे बाप ने फ़ौरन दे दी। फिर जब वो बाजी की तरफ आई तो बाबू ने सख्ती से मना कर दिया कि इसे कुछ मत करना। वो तो खुद मेरे बाप के पीछे पड़ गई कि अगर वो चाहते हैं कि बाजी कुछ ना हो तो उन्हें 10 लाख दें। और मेरा जवारी बाप कहाँ से लाता है इतने पैसे? वो ना अपनी बीवी को खोने के लिए तैयार थे, ना ही बाजी को कोई तकलीफ देने के लिए। वो इस गाँव हुआ है, वो बस से टकराए थे, जानबूझकर खुदकुशी की थी उन्होंने। और हादी भाई के सामने सब हुआ था। उनके हाथों में सैयद अंकल ने आखिरी सांसें ली थी। उनके हाथों में आखिरी बार उनका दिल धड़का है तो वो आखिरी सांस लेते वक्त भी यही कह रहे थे, अगर हादी ना होता तो मैं यूँ ना मरता, यूँ मैं सादिया को तलाक न देता, यूँ ज़िंदगी हम पर तंग ना होती। वो आखिरी वक्त तक हादी भाई को कोस रहे थे और वो 20 साल का जवान लड़का दोबारा मौत की ख्वाहिश करने लगा था। बहुत मुश्किलों से वो ठीक हुए थे कि जब वो MBBS के 4थे साल में पहुँचे, तब एक दिन अभी फिज़ा कुछ और कहती कि फैज़ कॉल आ गया। वो अपनी आंखें पूछने लगी। फ़ोन रिसीव करती फैज़ की चहचहाती हुई आवाज़ गूंजी, अस्सलाम वालेकुम फिज़ा। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ क्या हुआ तुमको? वो फ़िक्रमंद हुआ, कुछ नहीं, फ्लू हो गया है। वो इत्मीनान से बोली, तो ख्याल रखा करो ना मेरी जान, अब दुल्हन बीमार अच्छी लगेगी। मतलब फैज़ चहका क्या